नमस्कार दोस्तों। गाय का नाम दिमाग में आते ही हमारे ध्यान में सबसे पहले क्या आता है? गाय का दूध। जिस दूध को माना जाता है कि ये एक आइडियल फूड है, और ये आइडियल फूड है अपने न्यूट्रिशन के कारण। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि गाय का दूध के अलावा पोषण के साथ क्या संबंध है। दोस्तों, एक गाय में हजारों लोगों को पोषण देने की क्षमता है। जैसे कि हम बचपन से ही अपनी टेक्स्ट बुक्स और एसेज के जरिए ये पढ़ते और सुनते आए हैं कि गाय कितनी तरह से लाभकारी है। तो ये जानने के लिए कि एक गाय कैसे हजारों लोगों को पोषण दे सकती है, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पोषण की, तो देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए तो गाय तो हमारे देश में बहुत है, लेकिन फिर भी आज अगर कुपोषण की दर देखी जाए, मॉल न्यूट्रिशन देखा जाए, तो ये बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर, इसके फैक्ट्स के ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जैसे आपने कहा कि जब भी गाय का नाम आता है तो सबसे पहले माइंड में आता है दूध। और पोषण के लिए हम ज़्यादातर जो घरों में पालते रहे हैं, ये हमारा जो इंडिया का कल्चर रहा है, तो गाय को दूध के लिए पाला जाता है। तो दूध के से पोषण लेना जो है, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, 2015 में एक स्टडी उसने पूरा इंडिया के साथ शेयर करी थी कि पहली बात तो जितना दूध इंडिया में खपत हो रही है, जो प्रोडक्शन है हमारा वो 32% है। यानी कि 68% जो दूध आज इंडिया पी रहा है वो दूध है ही नहीं। वो जो 32% दूध है उसमें भी कितने जानवरों का दूध है, उसमें भैंस का दूध भी है, उसमें बकरी का भी है, उसमें गाय का भी है, और साथ उसमें ऊँट का दूध भी है जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है। या वैसे भी देखें तो एक गाय जो है वो, अगर हम मिल्क पर्पज से ही उसको रखते हैं, तो वो कितने जो जितना दूध देती है वो कितने लोगों का पेट भर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एवरेज निकालोगे तो 3-4 लोग से ज़्यादा का नहीं आता है। और वो भी कब तक, जब वो दूध दे रही होगी, बीच में उसका ड्राई पीरियड भी आएगा। मैं तो शहरों में ये भी देखता हूँ कि जो दूध देने वाली गाय है उनको भी जब खाना खिलाने की बात आती है तो उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। बेचारी मार्केट में जाकर के पता नहीं पन्नियाँ और क्या क्या खा रही होती हैं, और जब दूध देने का समय होता था वो मालिक उसके आएंगे और उसको पकड़ के ले जाएंगे, जाकर के दूध उसका दोएंगे और उसको फिर से छोड़ देंगे, हवाले कर देंगे कि जहाँ अपना पेट जैसे ही भर सकता है वो जाके भरे। तो इस तरह से जो हम देखें तो आज जिस पर्पज से हम गाय को पाल रहे हैं और उससे जो हम ले पा रहे हैं वो उसका कुछ परसेंटेज भी नहीं है जितनी उसकी कैपेसिटी है। पोषण जो है उसके मामले में गाय इतनी रिचेस्ट सोर्स हमें दे सकती है कि एक गाय रोजाना हजारों लोगों का पेट भर सकती है, हजारों लोगों का पोषण पूरा कर सकती है। ये कैपेसिटी जो है भगवान ने गाय को दे रखी है। जी सर, तो बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ, और जिस तरह से हमारा भी अनुभव रहा है, जब से हम वीगन हुए हैं तब से बिल्कुल उसके फायदे दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आगे मैं यही जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन कौन सी पोषण की संभावनाएं हैं दूध के अलावा जो गाय हमें दे सकती है। दूध के अलावा जो संभावनाएं हैं वो अथाह हैं। बहुत सारी संभावनाएं जो गाय को लेकर के जुड़ती हैं, और गाय का सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो जो चाहे वो किसी भी सूरत में हो, उसने रोजाना हमें देना ही है, जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो है गाय का गोबर और गाय से मिलने वाला मूत्र। ये दो चीज़ें ऐसी हैं गाय ने जो दे रही है कि जो जिसमें कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप अप्रॉक्सीमेटली एक गाय के गोबर और मूत्र से 30 एकड़ जमीन को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के जो संभावनाएं हैं, क्योंकि जब भी पोषण की बात आती है, न्यूट्रिशन की बात आती है, तो न्यूट्रिशन हमें पौधों से आता है और पौधा उसको मिट्टी में से लेता है, और मिट्टी में वो पोषण
जो माइक्रो ओरा होता है, माइक्रोबियोम जो मिट्टी का होता है, वहाँ से आता है। जो लाखों तरह के जीव मिट्टी के अंदर हैं, जीवाणु हैं, वहाँ से वो पोषण को फिर से पैदा करते हैं। तो वो एक सर्कल है नेचर का। तो पहली बात तो आज की डेट में जो हम खेती कर रहे हैं, वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। तरह तरह का कीट की प्रॉब्लम आ गई तो कीटनाशक दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बड़ा खर्चा है आज की डेट में किसान का। और फिर उससे जो नुकसान हो रहे हैं, हम ये जो केमिकल फर्टिलाइजर और ये जो तरह तरह के हम ये जहर कीटनाशक दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करके कितना नुकसान इन फ्यूचर हम मिट्टी के उस माइक्रोबियोम को पहुंचा रहे हैं। आने वाले टाइम में जो कुपोषण की समस्या है, ये किस कदर बढ़ने वाली है अगर हम ये चेंज नहीं करते। अपनी जगह बहुत बड़ा एक समस्या है, लेकिन किस तरह से एक गाय हमें इस सारे चुंगल में से निकाल सकती है, हमें पोषण भी दे सकती है, हमारे मिट्टी के उस माइक्रोबियोम को भी संभाल सकती है और भरपूर पोषण हमें दे सकती है, अगर हम उसको दूध पर्पज से ना पाल करके सिर्फ उसको उसके गोबर और उसके पेशाब के लिए ही हम उसको पालें। तो क्योंकि ये चाहे वो ड्राई है, चाहे वो जो पीरियड है जब उसने दूध नहीं देना होता, तो ये तब भी वो गोबर और पेशाब 12 महीने 30 दिन उसने देना है हमने। और अगर वो दूध दे रही है तो दूध हम उसके बच्चे के लिए छोड़ दें, हम उसका लालच ना करें, हम लालच करें उस बच्चे का जो उसने हमें दिया, और एक और साथ हमें साथी उसने दे दिया जो हमें फिर से वो एक जीव और आने की वजह से वो गोबर और पेशाब डबल होने वाला है। तो हम उस पर फोकस हो जाए तो संभावनाएं जो हैं, आज जो छोटी छोटी स्टडी की जाए, अगर ये सारा खर्चा और वो जो हम निकाल रहे हैं, आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है या इस कंगार पर पहुंचा है कि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो रोज हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है, किस तरह से ये प्रोटेक्शन और किस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर के चलते हैं। तो इसके पीछे दो ही बड़ी वजह है कि एक तो आमदनी जो है मेजती वो किसान की जो है वो कम होती चली जा रही है, और कम होने का रीजन जो है वो स्पष्ट है कि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो एक तो उन पर होने वाला खर्चा, आज मोटा मोटा अगर खर्चा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का लगाया जाए तो हर साल अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज किसान 1 एकड़ पर 10,000 रुपया ये खर्चा कर रहा है। तो एक तरफ तो ये बड़ा खर्चा है, और दूसरा ये खर्चा करने के बाद जो मिट्टी पर असर पड़ रहा है, जहाँ वो जो क्रॉप उगाई जा रही है उसमें जो पोषक तत्वों की कमी आ रही है, वो एक अलग हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। तो ये दूसरी चीज यहाँ पर हम जा रहे हैं। और तीसरा, जब भी किसान की फसल जाकर के मंडी में बिकती है और वो कहीं टेस्ट होती है तो पता चलता है इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है और पोषण कम है, तो उसको उसका रेट कहाँ मिल रहा है। तो जब उसका रेट डाउन हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अब उसको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं आज हमारी, कुपोषण भी है, किसान का रोजगार भी है, और साथ ही साथ जो हम फ्यूचर के लिए आने वाली जनरेशन्स के लिए ये एक बड़ी मुसीबतें पैदा कर रहे हैं वो भी है। तो इन सभी मुसीबतों से निकालने की क्षमता है गाय में। तो एक गाय जो है वो 30 एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए की क्षमता रखती है, जिसमें चाहे अगर हम इसको सही ढंग से यूज करते हैं एक गाय के गोबर और मूत्र को ही, तो 30 एकड़ फसल को 30 एकड़ जमीन को फर्टिलाइज किया जा सकता है, उसका माइक्रोबियोम जो है उसको सुधारा जा सकता है, न्यूट्रिशन की किसी तरह की कमी उस मिट्टी में नहीं रहेगी। और जब मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी तो वहाँ जो भी क्रॉप उगाई जाएगी उसमें भी न्यूट्रिशन का प्रॉपर पूरा होगा, उसमें कभी भी उसमें कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जो गौमूत्र और जो जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा गोबर और गौमूत्र को, उससे हमें इन फ्यूचर किसी तरह का पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। तो जहरीली ये चीज़ें जो है ये भी हमें नहीं, जब नहीं डालेंगे तो उसका कितना बेनिफिट, वो जो जहरीले तत्व हमारी फसलों में बढ़कर के इतनी बीमारियां बढ़ा रहे हैं, वो जब खत्म हो जाएंगे तो कितनी बीमारियों पर असर पड़ जाएगा, सेहत पर कितना पॉजिटिव असर उसका पड़ेगा, ये बेशुमार संभावनाएं हैं। तो एक किसान अगर
अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ 30 एकड़ जमीन को उपजाऊ करना, एक गाय। तो एक गाय को पालने का खर्चा क्या है? अगर हम उसको थोड़ा-सा उसका एक नेचुरल एनवायरनमेंट दे देते हैं, कुछ जगह उसके लिए छोड़ देते हैं जिसमें अपनी मर्ज़ी का वो खा ले, जिसमें उसकी ज़रूरत का सब कुछ उपलब्ध हो, जिसमें हमने कोई खाद दवाई नहीं डाली है। क्योंकि पहले गाय को वो हमें देना पड़ेगा जो हम उससे वापस चाहते हैं। तो गाय एक ऐसा जीव है, साइंटिफिकली आज प्रूव्ड है, शास्त्रों से लेकर आज तक जो हमारा जो खास करके जो हिंदू कल्चर जो है हमारा हमारा इसमें अगर आप इम्पोर्टेंस देखें गाय को, तो इधर धरती को भी माता कहा जाता है और गाय को भी माता कहा जाता है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो इसलिए नहीं है कि उसका दूध माँ के दूध के जैसा है, ऐसा नहीं है। वो दो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये साइंटिफिकली आज प्रूव हो रहा है। लेकिन एक बड़ी जो समानता है कि एक जमीन का जो माइक्रोबियोम है उसका और गाय के गोबर और मूत्र का जो माइक्रोबियोम है वो उसमें बहुत समानताएं हैं, वो एक जैसा है। तो वो मिट्टी के माइक्रोबियोम को बढ़ाने में किस तरह से मदद करके हमें इस जहरीली खेती से निकाल सकता है और कितनी आर्थिक फायदे हमें हो सकते हैं और पोषण को लेकर के कितने फायदे हो सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी संभावना है। जी। जी सर, तो जिस तरह से आपने बताया एक गाय के गोबर और मूत्र को हम एज़ अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होगा हमारे पोषण में। तो मैं आगे यही जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ताकि ये 30 एकड़ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक एरिया है, जो एक गाय उसको पोषण देने में कितना सहायक हो सकती है। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इसकी क्या विधि रहेगी? ये जो तरीका है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, इस विधि को जीव अमृत के नाम से आज ये जानी जाती है कि जो हम तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली एक गाय 24 घंटे में 10 केजी के करीब गोबर और 6 से 8 लीटर के करीब मूत्र हमें 24 घंटे में देती है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 12 महीने देती रहती है बिना कुछ हमारी तरफ से एफर्ट किए। दूध लेने के लिए तो बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये कोई फर्क नहीं पड़ता गाय दूध दे रही है या नहीं दे रही, ये उसका एक नेचुरल है जो उसने देना है। तो हमें उसके लिए जो तरीका इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो ये जो माइक्रोबियोम का खजाना ये हमें गाय ने दिया है गोबर और मूत्र के रूप में, सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो तरीका है कि अगर हम एक दिन में जितना भी गोबर और मूत्र हमें गाय देती है उसको एक ड्रम में इकट्ठा कर लें और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर पानी मिला दें, 100 लीटर पानी, और उसमें 1 केजी गुड़ और 1 केजी बेसन। तो ये मटेरियल है। अब ये जो और इसके साथ हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो ही जंगल की मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी जिसमें कभी कोई फर्टिलाइजर नहीं गिरा है, ताकि जो उसका माइक्रोबियोम जो मिट्टी का है वो भी इसके साथ आकर के मिल जाए। तो सिर्फ इतना मटेरियल हमें चाहिए होता है। हाँ, अगर 30 दिन तो 30 दिन के लिए हमें ये 30 ड्रम चाहिए। तो बस ये इंतज़ाम हमने कर लिया। हम करेंगे क्या कि रोज़ का जो गोबर है और मूत्र है एक ड्रम में डालते चले जाएंगे, उसमें 100 लीटर पानी मिला देंगे और 1 केजी गुड़ और 1 केजी उसमें बेसन और लगभग 1 केजी ही जंगल की मिट्टी डाल के उसको छोड़ते जाएंगे। और रोजाना फिर और जो एक्स्ट्रा काम करना वो ये है कि सुबह और शाम 2 बार उसको हिला हिला देना है। बस पहले उसको क्लॉकवाइज हम घुमा दें, हिला दें, ताकि वो पूरा मटेरियल जो एक बार आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद एंटी क्लॉक उसको घुमा दें। ये इतना सा ही काम है। और जो आज हमने ड्रम रखा है इसमें अगले 30 दिन में ये जो उसका जो माइक्रोबियोम है जिसमें लाखों तरह के जो जीवाणु होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो बढ़ करके वो कई गुना
मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब हमने इसको एक सिंपल सा तरीका इससे अप्रॉक्सीमेटली महीने में एक बार तो खेत की सिंचाई का समय आ ही जाता है। तो आज जिस एक एकड़ में सिंचाई करना है तो हम सिर्फ जहाँ हमने ट्यूबवेल है हमारा, वहाँ हम जहाँ पानी का सोर्स है सिर्फ वहाँ पर इस ड्रम को रखना है और उसका थोड़ा सा उसमें एक टूटी लगाकर उसको इतनी सी मात्रा में खोल देना है कि वो जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ को भरने में हमें 4 घंटे लगने वाले हैं, तो वो 4 घंटे में ही वो थोड़ा-थोड़ा वो सारे पानी में जाता रहे। तो इस तरह से वो सिंपली वो पानी महीने में 1 बार वो खेत में चला जाएगा। तो अपने पास 30 ड्रम हैं, तो 30 एकड़ ज़मीन है, इस तरह से 30 दिन तक 30 अलग-अलग एकड़ में ये मटीरियल हमारा तैयार होकर के जाता रहेगा। और पहले एकड़ की फिर 30 दिन बाद बारी आ जाएगी, यानी कि साल में 12 बार ये काम हम कर रहे हैं। एक गाय का गोबर और मूत्र और उससे बना हुआ ये मटीरियल हम 1 एकड़ को दे रहे हैं। तो एक तरीका तो सिंपल ये है जहाँ हमें मिट्टी का माइक्रोबियोम जो उसको बढ़ाना है। आगे जब मिट्टी में आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालना बंद कर चुके हैं, तो वो जो मिट्टी के अंदर का जो आप फिर से उसका जो माइक्रोबियोम हो रहा है दे रहे हो, उसको फिर आगे मिट्टी में ये मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। और जितना ये बढ़ता जाता है, उतना ही मिट्टी जो है वो फर्टिलाइज़ होती जाती है, उसमें पोषक तत्वों की किसी तरह की भी कोई कमी नहीं रहती है और कोई भी क्रॉप हम उसमें बीजते हैं, तो वो हमें अब वो जो माइक्रोबियोम उसका है, वो जो जीवाणु उसमें गए हैं, वो मिट्टी में इतना पोषण दे चुके हैं कि वो हर क्रॉप के ज़रिए वो पोषण हम तक पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आज पोषण की समस्या है हमारे भोजन में, ये भी खत्म होगी। इधर इन फ्यूचर ये खेत और फर्टिलाइज क्योंकि माइक्रोबियोम आप मिट्टी का बढ़ा रहे हो, जहर खत्म कर रहे हो, तो सेहत के मामले में भी अच्छा। और हर 30 दिन में ये मिलता जाएगा। एक खेत को 12 बार साल में आपको ये मिलता रहेगा। और ये आगे जो दूसरा काम हमने साथ ये करना होता है कि उसी खेत का जो वेस्टेज है, जैसे कोई क्रॉप निकाली है, तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने अगर उसमें से गेहूँ निकाला है, तो बाकी जो गेहूँ का वेस्टेज है, उसको हम उसी खेत में ही जुताई करके दे दें। तो वो जो उसमें जो जीवाणु है, वो उसको खा करके फिर फर्टिलाइज़र के रूप में उसको बना देते हैं और ये मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा हर बार और उपजाऊ होती जा रही है। अब जो हो रहा है कि हम हर बार केमिकल डाल के और मिट्टी को खराब कर रहे हैं, यही सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पोषण भी पूरा मिलता जाएगा। सिंपल सा ये काम है। इस तरह से हमारा किसान जो है, मैं फिर अगेन कहूँगा कि अगर कोई 30 एकड़ किसी फार्मर के पास ज़मीन है, तो वो अगर 10,000 रुपया हर साल एक खेत पर 1 एकड़ पर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहा है, जो एवरेज है हमारा पंजाब का लगभग, तो 3 लाख रुपया उसका इन्वेस्ट इन चीज़ों पर हो रहा है। और वो 3 लाख रुपया खर्च करके कितना मिट्टी को और जहर दे रहा है और कितना वो मिट्टी में से पोषण की कमी कर रहा है और किस तरह से उसकी आर्थिकता भी बिगड़ रही है और किस तरह से इन फ्यूचर सेहत भी बिगड़ रही है, पोषण भी बिगड़ रहा है। तो जब पोषण नहीं है तो फिर भई उसकी आगे जो क्रॉप है उसकी सेल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ज़हरीले तत्व कौन खरीदना चाहेगा? जब भी इंटरनेशनल मंडी में हमारी क्रॉप्स जाती हैं, तो वहाँ सबसे पहले यही टेस्टिंग होती है कि किसमें कितना ज़हर है। तो वहाँ भी उसको नुकसान जो उठाने पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे ही सुधरने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके लिए थोड़ा-सा शुरू में, क्योंकि हम अपनी मिट्टी को केमिकलों से भर चुके हैं, ज़हर डाल चुके हैं, तो शुरू में अब माइक्रोबियोम को वापस आने के लिए, वो जीवाणुओं को मिट्टी में वापस आने के लिए एक जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो जब आप बंद करते हो पेस्टिसाइड डालना, खाद डालना, तो तब शुरुआत में थोड़ा-सा नुकसान आपको क्रॉप का झेलना पड़ता है। लेकिन वो 1 डेढ़ साल में ही वो रिकवर करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद आगे उसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, किसी तरह का कोई भी लॉस फिर आगे है नहीं है। तो ये सिंपल से तरीके से किसान की आर्थिकता भी बदलती है, खर्चे भी बदलते हैं, पोषण भी आता है।
जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जो कि इंसान के साथ साथ हर एक जीव के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी अगर वो अपने जीवन में इसको लाएगा। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि गाय किस तरह से हमारे लिए पोषण का एक भंडार है, और जिस तरह से भारत आज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डिजीज बना हुआ है उससे बाहर निकल सकते हैं, और किस तरह से हमारे किसानों की आर्थिक स्थितियां भी बदल सकती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनके लिए लाभकारी हो पाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।